So guys, let us start with our new chapter, chapter number 2 of human physiology, breathing and exchange of gases. नीट में हर साल इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनता है हमारा। तो इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट मेन टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फिर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड एट लास्ट डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो गाइज, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब डाइजेशन होती है उसके बाद जो लास्ट पे एंड प्रोडक्ट्स निकलते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है टू द सेल्स, वेरियस बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड, और सेल्स में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इस कैटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एक बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलता है और वाटर निकलता है एज ए बाई प्रोडक्ट, और इस प्रोसेस को बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सो जो ये प्रोसेस है इसके लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और आखिर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ये एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, इसको बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। Therefore, for this cellular respiration to continue to occur in our cells, for the production of ATP, which is useful, which help us to perform various activities, this oxygen has to be supplied to the cells. Oxygen has to be supplied continuously to the cells, and carbon dioxide, which is produced as a toxic metabolite, has to be excreted out from the body. It has to be supplied and it has to be excreted from the body. As you have already read earlier, oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc. to derive energy to perform various activities. कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक हार्मफुल प्रोडक्ट है, इज आल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन. It is therefore evident that O2 has to be continuously supplied and carbon dioxide has to be removed. Carbon dioxide produced by the cells have to be released out. This process is called breathing. This process of exchange of carbon dioxide from the atmosphere and carbon dioxide produced by the cells is called breathing, commonly known as respiration. सो लेट अस स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होता है, कौन सा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ऑपरेट होता है। जो ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है, किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा मैकेनिज्म होगा ब्रीदिंग का, वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है, फॉर एग्जाम्पल पोरिफेरा है, सिलेंट्रेट्स हैं, फ्लैट वर्म्स है, एटसेट्रा, दे एक्सचेंज, उनका रेस्पिरेशन प्रोसेस, गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस जो है वो सिंपल डिफ्यूजन होता है ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। उसके बाद अर्थवर्म जो है उससे ये गैसियस एक्सचेंज थ्रू मॉइस्ट क्यूटिकल से गैसियस एक्सचेंज होता है। उसके बाद जो इंसेक्ट्स हैं उनमें एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है कॉल्ड द ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स, जो रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स होगा। गिल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिल्स आर स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स। और गिल्स से जो रेस्पिरेशन होती है उसको ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। इज आल्सो यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं और मोलस्काज हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का जो होते हैं उनमें ब्रेंकियल रेस्पिरेशन होता है, और जो टेरेस्ट्रल फॉर्म्स होते हैं उनमें लंग्स, पल्मोनरी, जो कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। टेरेस्ट्रल फॉर्म से पल्मोनरी रेस्पिरेशन मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। और उसके बाद अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स में जो फिशेस होते हैं दे यूज गिल्स, फिशेस यूज गिल्स, वैराज जो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं उनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है थ्रू लंग्स। अब जो एम्फीबियंस में फ्रॉग होता है, फ्रॉग वी नो दैट फ्रॉग लिव्स बोथ इन ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आल्सो। देयरफॉर फ्रॉग हैज टू ऑप्शंस व्हेन इट इज प्रेजेंट ऑन लैंड एंड व्हेन इट इज प्रेजेंट ऑन इन वाटर। जब ये लैंड पे होती है तो वहाँ पे पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है, और जब ये वाटर में होती है तब ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करती है। देयरफॉर एम्फीबियन, फॉर एग्जांपल फ्रॉग हैज़ टू ऑप्शन, इट पल्मोनरी रेस्पिरेशन का ऑप्शन भी होता है और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का ऑप्शन भी होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अब हम एक्सप्लेन करेंगे, इसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे और कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पे हैं। वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। स्टार्ट होता है फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, इट लीड्स टू द नेजल चेंबर। उसके बाद नेजल चेंबर आता है। द नेजल चेंबर ओपन्स इनटू द फेरिंक्स। अब जो नेजल चेंबर होता है दैट ओपन्स इनटू द फेरिंक्स, जो नेजल चेंबर होता है दैट ओपन्स इनटू द फेरिंक्स, ए पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड वाटर।
sorry, a portion of which is the common passage for food and air. The pharynx opens into the larynx. जो ये pharynx होता है opens into the larynx region into the trachea. Pharynx जो ये pharynx होता है ये that opens into the larynx, that opens into the larynx. Larynx क्या होता है is a cartilaginous box called that helps in sound production. ये जो larynx होता है इसको sound box भी कहा जाता है क्योंकि ये sound production में help करता है. Larynx is a cartilaginous box which helps in sound production and hence called the sound box. जो ये larynx होता है इसको sound box कहते हैं. Important यहाँ पे है ये एक cartilaginous box है. अब larynx के आगे होता है trachea. लेरिंग्स के आगे ट्रैकिया होता है. ड्यूरिंग स्वेलोइंग दिस, अब ड्यूरिंग स्वेलोइंग जब हम फूड खाते हैं ड्यूरिंग स्वेलोइंग दिस द ओपनिंग ऑफ दिस लेरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस एंड इट इज सपोर्टेड बाय द ओपनिंग ऑफ दिस लेरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस and it has a cartilaginous flap over this opening called the epiglottis, and it covers the glottis during swallowing so that food cannot go into the respiratory tract or food cannot to prevent the entry of food into the larynx. So उसके बाद ट्रैकिया आता है. ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब दैट एक्सटेंड्स अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी. जो ये ट्रैकिया होता है ये एक स्ट्रेट ट्यूब होता है दैट एक्सटेंड्स अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी. ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा. यहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड होता है. यहाँ पे पीछे से डॉर्सली T5 वर्टेब्रा होता है, T5 वर्टेब्रा. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इनटू द प्राइमरी ब्रोंकाई which enters into the lungs. This is called primary bronchi and it enters into the lungs. Each primary bronchi gives repeated divisions to form primary bronchi gives secondary bronchi. उसके बाद tertiary bronchi बनाता है, फिर bronchioles बनाता है. पहले initial bronchioles बनाता है, फिर terminal bronchioles बनाता है and extending up to very thin terminal bronchioles. यहाँ पे एक important point है जो ये ट्रैकिया से लेके अप टू द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है. यहाँ पे दे आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स. जो यहाँ पे ये लाइंस मैंने दिखाई हैं ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है, कंप्लीट नहीं है. इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ये यहाँ पे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है फ्रॉम ट्रैकिया अप टू द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स. अब जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उससे अराइज होते हैं एल्वियोलाई. एल्वियोलाई की डेफिनेशन क्या है? वेरी थिन इरेगुलर वॉलड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स. द ब्रांचिंग नेटवर्क, वी हैव टू लंग्स व्हिच आर कवर्ड बाय डबल लेयर ऑफ प्लूरा. और जो लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन. दैट प्लूरल मेम्ब्रेन जो है इसके दो लेयर्स होते हैं. ये है प्लूरल मेम्ब्रेन. सपोज प्लूरल मेम्ब्रेन के दो सरफेसेस होते हैं, दो लेयर्स होते हैं, आउटर प्लूरा एंड इनर प्लूरा. आउटर प्लूरा इज कॉल्ड पैराइटल प्लूरा एंड इनर प्लूरा इज कॉल्ड विसरल प्लूरा. जो ये पैराइटल प्लूरा होता है दैट इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द चेस्ट वॉल, एंड जो विसरल प्लूरा होता है दैट इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द लंग टिश्यू. सो लेट अस सी द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर. ये एज वी नो इट, ये स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रल से, उसके बाद नेजल पैसेज से ये फेरेंक्स में जाता है और फेरेंक्स लीड करता है इनटू द लेरिंक्स. लेरिंक्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं और जो जिस ग्लॉटिस को कवर करता है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लॉटिस. This epiglottis prevents the entry of food into the respiratory tract or into the larynx. Larynx के बाद आता है trachea. Trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity. और जो trachea होता है ये fifth thoracic vertebra पे divide होता है. So at the fifth thoracic vertebra, it gets divided into the primary bronchi. The primary bronchi enters the lungs. Primary bronchi जो है वो lungs में enter करते हैं. और लंग्स में सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई रिपीटेडली डिवाइड होता है, बनाता है. उसके बाद बनाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई और फिर ब्रोंक्यूल्स पहले होते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. जो ये रेस्पिरेटरी कंडक्टिंग सिस्टम है फ्रॉम ट्रैकिया अप टू द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो है इट इज सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स. उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि उससे अराइज होते हैं वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स, इरेगुलर वॉलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द एल्वियोलाई. दैट इज एल्वियोलाई अराइजेस फ्रॉम द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. ऑल राइट गाइज, नाउ अब हम देखेंगे जो ह्यूमन लंग्स होते हैं ये एक थोरेसिक कैविटी में होती है सबसे पहली बात. उसके बाद जो लंग्स को बाहर से एक मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं प्लूरा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लूरा. और जो प्लूरा होते हैं इसके दो लेयर्स होते हैं, पैराइटल प्लूरा एंड द विसरल प्लूरा. जो पैराइटल प्लूरा है दैट इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द चेस्ट वॉल, इनर साइड ऑफ द चेस्ट वॉल और थोरेसिक कैविटी. और जो ये विसरल प्लूरा होता है दैट इज इनसेपरेबल, इट इज इनसेपरेबल एंड क्लोजली अटैच्ड विद द लंग टिश्यू और लंग सरफेस. उसके बाद जो ये थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी जिनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, दिस इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चेम्बर. इसमें ये किसका बना होता है? पोस्टीरियरली इट इज और डॉर्सली इट इज फॉर्मड बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली और
Anteriorly, it is formed by the sternum. Laterally, it is formed by the ribs. And inferiorly, it is formed by the diaphragm. And the space between the two lungs in which heart is present is called the mediastinum or mediastinal cavity. और जो ये प्लूरल मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर पैराइटल प्लूरा और इनर विसरल प्लूरा, इनके बीच में एक स्पेशल फ्लूइड होता है कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड. जो प्लूरल फ्लूइड की एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है, ये इट प्रोवाइड द frictionless momentous to the lungs, and it protects it from the external injury. It acts as a shock absorber. Very important point. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये थोरेसिक कैविटी हमारी होती है, इसमें जो इसका सेटअप ऐसा बना होता है कि अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सिमिलरली पैरेलली पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा. ऐसा सेटअप होता है क्योंकि अगर थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय इट हेल्प्स, देयर इज अ स्पेशल इंटरकोस्टल मसल्स कॉल्ड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. These when they contract, they increase the diameter of the chest cavity. As a result, the volume of the thoracic cavity increases. Since this thoracic cavity is closely associated with the lungs, when thoracic cavity volume increases, it drags out. ये अपने साथ lungs को भी ले जाती है ताकि pulmonary volume भी increase हो. इसलिए pulmonary volume भी increase हो जाता है. That is why जब thoracic volume increase होता है, तब ही pulmonary volume भी increase होता है. क्योंकि humans cannot directly alter the pulmonary volume with the help of thoracic cavity and special structures. For example, intercostal muscles, ribs, we alter the thoracic cavity volume, and parallelly that increases the pulmonary volume. अब हमारा जो टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा होता है एक्सचेंज पार्ट और द रेस्पिरेटरी पार्ट. कंडक्टिंग पार्ट जो होता है, दैट कंडक्टिंग पार्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पार्ट स्टार्ट्स विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स से लेके अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स अप टू राइट फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट करता है कंडक्टिंग पार्ट को, क्योंकि कंडक्टिंग पार्ट इज दैट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर नो गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस. एंड उसके बाद दूसरा पार्ट आता है एक्सचेंज पार्ट और द रेस्पिरेटरी पार्ट. इट इंक्लूड्स द एल्वियोलाई and the ductus. इसमें एक्सचेंज पार्ट इज दैट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस. अब जो कंडक्टिंग पार्ट होता है, इसमें एल्वियोलाई एंड द रिलेटिव डक्ट्स आते हैं. अब जो कंडक्टिंग पार्ट है, इसकी एक अलग फंक्शन है और एक्सचेंज पार्ट की अपनी अलग फंक्शन है. जो कंडक्टिंग पार्ट है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट क्लियर्स द इनकमिंग एटमॉस्फेरिक एयर, क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स. सबसे पहली फंक्शन. उसके बाद ह्यूमिडिफाइज इट ब्रिंग्स इट एड्स मॉइस्चर टू द इनकमिंग एयर एंड आल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर. जो एयर आता है, इनकमिंग एयर आता है, उसका कुछ और डिफरेंट टेम्परेचर होता है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. जो ये कंडक्टिंग पार्ट है, इसकी ये भी फंक्शन है कि ये इसको बॉडी टेम्परेचर तक लाता है. एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर. अब जो एक्सचेंज पार्ट होता है, इसकी फंक्शन होती है, यही एक्चुअल डिफ्यूजन इसी में होता है. The lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an air-tight chamber. जो कि मैंने अभी बताया कि जो lungs होते हैं, ये thoracic chamber में present होते हैं, which is anatomically an air-tight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally. जो अभी बताया हमने कि जो thoracic chamber है, dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side by the dome-shaped diaphragm. जो ये lungs, जो anatomical setup of lungs जो है thorax में, ये as such होता है कि जो भी change thoracic cavity में होता है, that volume change thoracic cavity में होता है, that will be reflected, वो pulmonary cavity, वो change pulmonary cavity में reflect होगी, क्योंकि जो प्लूरा होता है, दैट जो आउटर पैराइटल प्लूरा है, दैट इज अटैच्ड विद द थोरेसिक कैविटी. जो थोरेसिक कैविटी अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी, अब थोरेसिक कैविटी जो सपोज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है. सिंस पैराइटल प्लूरा इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द थोरेसिक कैविटी, जो ये उसको अपने साथ खींचेगी ताकि पल्मोनरी वॉल्यूम में भी चेंज आ जाए, पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. जो वॉल्यूम चेंज थोरेसिक कैविटी में होगा, वही वॉल्यूम चेंज पल्मोनरी कैविटी में होगा. बिकॉज दिस अरेंजमेंट इज एसेंशियल. जो ये अरेंजमेंट है, अगर थोरेसिक वॉल्यूम चेंज होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी एज सच चेंज होगी. दिस अरेंजमेंट इज एसेंशियल, क्योंकि हम एज सच पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते. अब जो ये रेस्पिरेशन पूरी प्रोसेस है, इसके कुछ डिफरेंट सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं. पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा. पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिससे मतलब पल्मोनरी वेंटिलेशन, अब नया एटमॉस्फेरिक एयर आएगा अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एल्वियोलर एयर है, दैट विल बी रिलीज्ड आउट. पहला स्टेप यही होगा कि पल्मोनरी वेंटिलेशन पहला स्टेप होता है. उसके बाद जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया, फिर उसके बाद होगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. अब ऑक्सीजन आया यहाँ पे, अब जो यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरीज होंगे, उसमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा. ऑक्सीजन आएगा फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा फ्रॉम पल्मोनरी कैपिलरी इनटू द ब्लड across the diffusion across the alveolar membrane. उसके बाद होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड. अब आया ऑक्सीजन इसमें,
जो ऑक्सीजन अब ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू द ब्लड टू बॉडी सेल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। उसके बाद जो प्रोसेस होती है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। अब जो यहाँ पे टिश्यू होगा, अब इसके सराउंड में ब्लड वेसल होगा जिसमें यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल में इंटर करेंगे और जो सेल में एक्यूमुलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो इसको बाहर निकालेंगे। उसके बाद जो आखिर में यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब सेल में चला गया ऑक्सीजन, अब इस ऑक्सीजन को ग्लूकोज will be broken down in presence of oxygen to release energy in the form of ATP, and the byproduct will be carbon dioxide as well. This carbon dioxide cannot be accumulated inside the cell, it has to be released out of the cell and then excreted out from the body. That it is the last step, utilization of O2 by the cells in catabolic reaction, that is in cellular respiration and resultant release of carbon dioxide and carbon dioxide का release होना. Now कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जो ये ब्रीदिंग प्रोसेस है इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन है जब एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स में लिया जाता है और एक्सपायरेशन जब एल्वियोलर एयर को या लंग्स में जो एयर होता है उसको रिलीज आउट किया जाएगा। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। जो ये मूवमेंट, जो ये एयर का एक्सचेंज होता है, एयर का मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द लंग्स होता है, ये किसी एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है जहाँ जिसको प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। प्रेशर जिसका नाम है प्रेशर ग्रेडियंट। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ बैलून। इस बैलून में हमने एयर पंप किया, एज ए रिजल्ट इसमें एक प्रेशर डेवलप होगा, ये इन्फ्लेट होगा। आगे क्या होगा, जब अगर हम ये ओपन रखेंगे और इसमें अब सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर और इसमें 10 एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया, दैट्स वाई ये इन्फ्लेट हो गया। इसकी वजह से ये इन्फ्लेट होगा। अगर हम इसके बाद क्या करेंगे, इसकी ये ओपनिंग जो है, इसका वैल्यू जो है ये ओपन रखेंगे, अब क्या होगा, इंस्टेंटेनियसली दैट एयर विल स्पॉन्टेनियसली इंस्टेंटेनियसली मूव आउट ऑफ द दिस बैलून, because there is a pressure gradient between the balloon and the external atmosphere. There is pressure gradient of 9 atmosphere. Air will move from higher pressure to the lower pressure. The same mechanism operates inside the lungs. So अगर हम same mechanism lungs में होता है, अगर हम lungs में अब एक्सपायरेशन में क्या होगा, 1 एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल अब किसी चीज़ से इस पल्मोनरी वॉल्यूम का इस पल्मोनरी जो ये पल्मोनरी वॉल्यूम है ये डिक्रीज होगा, किसी चीज़ से पल्मोनरी वॉल्यूम जो है जो डिक्रीज होगा। अब वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जो प्रेशर होगा यहाँ पे वो इंक्रीज होगा, मीन्स जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, दिस मूव्स अप टू 5 एटमॉस्फेयर फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज। दैट इज व्हाई air will move from its higher pressure to the lower pressure. Air will move from lungs to the atmosphere, and same mechanism operates during the expiration process. The movement of air जो in and out of the lungs है, that is carried out by creating the pressure gradient between the lungs and the atmosphere, as we discussed. Inspiration can occur if the pressure within the lungs, intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. That is, there is slight negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure. Similarly, expiration can take place when the intrapulmonary pressure is higher than that of the atmospheric pressure, as we discussed. The diaphragm and a specialized set of muscles, external and internal intercostal muscles between the ribs, help in generation of such gradients. अब ये pressure gradient को बनाने में जो ये external intercostal जो intercostal muscles होते हैं, the muscles between the ribs यहाँ पे होती हैं, और जो ये diaphragm होता है यही help करता है इन pressure gradients को create करने में. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm which increases the volume of thoracic chamber. जो ये inspiration, अब inspiration process किससे होती है, जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये इस डायरेक्शन में इसको ले जाएगा, which increases the volume of the thoracic chamber in the anterior posterior axis. जो ये डायफ्राम है, डायफ्राम इसको जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये इसको एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। हमने अभी बताया कि जिस वजह से अगर किसी वजह से थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दैट इनडायरेक्टली मीन्स पल्मोनरी लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में अगर कंट्रैक्शन होगा बाय डायफ्राम।
द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट्स अप द रिब्स। अब अगर डायफ्राम, अगर अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इट लिफ्ट्स अप द रिब्स। एज अ रिजल्ट, अगर रिब्स लिफ्ट हो जाएंगे तो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एंड अगर थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो इन दो वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दैट इनडायरेक्टली मीन्स पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस। एज अ रिजल्ट पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस, एंड इफ प्रेशर डिक्रीजेस इट विल फोर्स आउट द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बिकॉज एयर विल मूव आउट फ्रॉम higher pressure to the lower pressure. It will move from higher pressure to the lower pressure because pressure gradient is maintained by contraction of diaphragm and the external intercostal muscles. अब जब एक्सटर्नल जो रिब्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये थोरेसिक वॉल्यूम का जो इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होगा इन द डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम, एज वी डिस्कस्ड, द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम causes a similar increase in the pulmonary volume, and increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to inside. जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इट विल लिफ्ट द रिब्स, जो रिब्स है, और इसकी वजह से जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा इन द इन द डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा इट विल पुल द रिब्स, इट विल pull the diaphragm and increase the pulmonary volume in the anterior posterior axis. As a result, the pulmonary volume increases, and pulmonary pressure decreases. It decreases less than the atmospheric pressure, and which forces, as a result, pressure gradient is maintained between the inside the lungs and the atmosphere. As a result, it will force the air into the lungs. That is the mechanism of inspiration, how air is drawn into the lungs. The air from outside to move into the lungs, that is inspiration occurs here. अब जब यही रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, अब जब डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्राम and sternum to their normal position and reduces the thoracic volume and thereby pulmonary volume. अब जब रिब्स एंड स्टर्नम, अब जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे तो जो रिब्स एंड स्टर्नम है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। इससे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था, अब वो रिलैक्स हो जाएंगे और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब और डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाता है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, डिक्रीजिंग द पल्मोनरी वॉल्यूम। एज अ रिजल्ट दिस डिक्रीजिंग इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई पल्मोनरी प्रेशर increases and this pressure increases above the atmospheric pressure and that will force the air out of the lungs. This process is called expiration. Here we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. Important point है यहाँ पे, जो हमें एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है दैट वी कैन, हम रेट ऑफ ये जो स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। इन एवरेज जो हेल्दी ह्यूमन है वो ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, उसकी ब्रीदिंग रेट जो है वो एवरेज है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। द वॉल्यूम, जो भी हम वॉल्यूम इन कर सकते, जो इंस्पायरेशन के दौरान हम वॉल्यूम इंटर करते हैं इनसाइड द लंग्स एंड जो एक्सपायर करते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड, सिंपली मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पायरोमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दैट कैन बी विच हेल्प इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। अब क्लिनिकल असेसमेंट, अगर किसी डिजीज कंडीशन में कोई वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, एंड दैट कैन, वो हमें कैसे पता चलता है, हमें एक इंस्ट्रूमेंट है स्पायरोमीटर। अगर किसी का टाइडल वॉल्यूम या कुछ और इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो इस चीज़ से पता चलता है, हम वो टाइडल वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पायरोमीटर। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, विच हेल्प अस इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। सो लेट्स कम टू द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अब हम डिफरेंट वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ को डिस्कस करेंगे जो लंग्स में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमें एक पॉइंट यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, जो भी सीक्वेंस यहाँ पे टेक्स्ट बुक ने NCERT ने दी है, पहले टाइडल वॉल्यूम दिया है, उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया है, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया है, जिस सीक्वेंस में यहाँ इसने दिए हैं उसी सीक्वेंस में आप भी याद रखें, क्योंकि जो भी कैपेसिटीज़ में जब वॉल्यूम्स मिला के कैपेसिटीज़ बनते हैं उनमें जो भी फार्मूलाज आते हैं वो इसी सीक्वेंस में रखे गए हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो लेट्स कम विद द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। जो भी हम सपोज आप लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, जो भी आप इस वक्त अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं, क्योंकि इस वक्त तो आप नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, दैट जो अमाउंट आप इस वक्त इन करते हैं या आउट करते हैं फ्रॉम द लंग्स, दैट विल बी कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का जो अप्रॉक्सीमेटली होता है 500 मिलीलीटर। एक ब्रेथ में आप कितना लंग्स में एयर लेते हैं, दैट इज 500 मिलीलीटर। हेल्दी मैन के, अब हम ये टाइडल वॉल्यूम एक मिनट में भी, टोटल टाइडल वॉल्यूम एक मिनट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी नो दैट जो ये टाइडल वॉल्यूम होता है, एक ब्रेथ में हम 500 मिलीलीटर इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं, जो भी अब इस टोटल एक मिनट में हम निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम, एक ब्रेथ में कितना लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय जो हम एक मिनट में कितने ब्रेथ्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल 12,
दैट विल बी इक्वल टू 6000 और अगर हम 16 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि वी नो दैट ब्रीदिंग रेट इज 12 to 16 per minute, 6K और 8K milliliters. That will be the total tidal volume per minute. This is also called the minute ventilation, minute ventilation or total minute ventilation. उसके बाद आते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन. फॉर एग्जांपल आपने जो टाइडल वॉल्यूम लिया है, सपोज इंस्पायर किया है नॉर्मली लिया आपने, उसके बाद आप कितना एक्स्ट्रा इंस्पायर कर सकते हैं अगर आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हो, दैट टोटल विल बी इक्वल टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. दैट यू हैव टू रिमेंबर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो 25 से लेकर 3000 मिलीलीटर के रेंज में आता है, 25 to 3000 मिलीलीटर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, additional volume of air a person can expire by a forceful expiration. This averages 1000 to 1100 मिलीलीटर. जो भी आप सपोज आपने अब टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर किया, नॉर्मली ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन जब टाइडल वॉल्यूम आप एक्सपायर करते हो 500 मिलीलीटर, उसके बाद आप एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स, अगर फोर्सिबल एक्सपायरेशन आप करते हो, एक्स्ट्रा आप कितना एक्सपायर करते हो टाइडल वॉल्यूम के बगैर, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. दैट काउंट्स टू 1000 to 1100 मिलीलीटर्स. Next, residual volume, volume of air remaining in the lungs. Volume of air remaining in the lungs after a forceful expiration. This averages 1100 to 1200 milliliter. जो भी अब volume of air remaining in the lungs even after a forceful expiration. अगर आप forceful expiration करते हो, forceful expiration पहले तो आप normal expiration करते थे, अब forceful expiration अब जब करोगे तो उसके बाद lungs में कितना रहेगा उसको बोलते हैं residual volume. That is equal to 100 milliliter to 1200 milliliter. अब पल्मोनरी कैपेसिटीज़ को डिराइव करने के लिए पल्मोनरी वॉल्यूम्स को का इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जांपल जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मैंने यही सीक्वेंस याद रखने के लिए इसलिए बोला क्योंकि अब यहाँ पे हम देखेंगे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन. जो भी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन. फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नॉर्मल एक्सपायरेशन की तो आपने टाइडल वॉल्यूम रिमूव किया, ठीक. अब जब आप टोटल अब आप उसके बाद आप इंस्पायरेशन करते हो तो आप पे सबसे पहले इंस्पायर क्या करोगे, टाइडल वॉल्यूम आप बैक इंस्पायर करोगे. उसके बाद जब फोर्सफुली आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायर करोगे. क्योंकि यहाँ पे इसलिए याद रखना है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है, जो पिछला हमने पढ़ा था टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद पढ़ा था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. जो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वो पहले दो के बराबर होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब उसके बाद आते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन. अब जब आप नॉर्मल इंस्पायर करते हो आपने क्या लिया अंदर, टाइडल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन. अब जब आप एक्सपायर करोगे पहले तो आप यही टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करोगे और उसके बाद आप फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना. जो दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मैंने क्या बताया, जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है इसमें एक तो आता है टाइडल वॉल्यूम, पहली क्वांटिटी जो इस टेक्स्ट बुक ने दी है, उसके बाद आता है दूसरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. उसके बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या आता है, पहली क्वांटिटी टाइडल वॉल्यूम और उसके बाद आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो तीसरी क्वांटिटी है. उसके बाद आती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एफआरसी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. नॉर्मल एक्सपायरेशन जब हम करेंगे तो कितना वॉल्यूम रहेगा लंग्स में, तो सबसे पहले जब आप नॉर्मल एक्सपायरेशन करोगे, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आप सबसे पहले एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लंग्स में रहता है और रहता है रेजिडुअल वॉल्यूम. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में कौन सी क्वांटिटी आती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक तो आता है तीसरी क्वांटिटी और उसके बाद आता है रेजिडुअल वॉल्यूम जो चौथी क्वांटिटी इस टेक्स्ट बुक ने दी है. उसके बाद आता है वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन after a forced expiration. This includes expiratory reserve volume, tidal volume plus inspiratory reserve volume, or expiratory reserve volume, tidal volume plus inspiratory reserve volume, or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. उसके बाद आता है total lung capacity, total volume of air accommodated in the lungs. ये ऐसे ही याद रखेंगे आप, total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration. This includes residual volume, expiratory reserve volume, tidal volume and inspiratory reserve volume, और vital capacity plus residual volume. इसकी मैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा.